Good morning, everybody. I, Dr. Amandeep, welcome you all. So, students, today we will be discussing a new topic that is structuralist view on trade and development. इससे पहले हमने क्लासिकल व्यू कर लिया था। तो इस टॉपिक का जो मेन पर्पस है वो यही देखना है कि जब दो कंट्रीज आपस में, मान लो कंट्री ए एंड कंट्री बी, जब वो आपस में फॉरेन ट्रेड कर रही हैं, तो ए अगर डेवलप कंट्री है और बी अगर अंडर डेवलप कंट्री है, तो क्या ट्रेड से दोनों को फायदा होता है या एक कंट्री को फायदा होता है। तो इससे पहले जो हमने क्लासिकल व्यू किया था, क्लासिकल व्यू में हमने ये देखा था कि कुछ जो राइटर्स हैं, कुछ जो थ्योरिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जब भी दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है तो उससे दोनों कंट्रीज को फायदा होता है, डेवलप्ड को भी और अंडर डेवलप्ड को भी। आज जो हम स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू कर रहे हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। इसमें कुछ राइटर्स हैं, जैसे कि आपका रोल प्रेबिश हो गए, किंडल बर्गर हो गए, इसके अलावा हैंस सिंगर है। ये तीन राइटर जो है, इन्होंने ये कहा है कि जब दो कंट्रीज के बीच में फॉरेन ट्रेड होता है तो डेवलप कंट्रीज जो है उनको ज्यादा फायदा होता है, अंडर डेवलप कंट्रीज को नुकसान होता है। तो अंडर डेवलप कंट्री को फ्री में ट्रेड नहीं करना चाहिए, बल्कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा है कि अंडर डेवलप कंट्री को डेवलप कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो दैट इज द स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू। तो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल। व्हाट विल बी द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, आप क्या सीखेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर को सुनने के बाद। एक तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चरलिस्ट व्यूज क्या क्या है। इसमें हम लोग चार व्यूज देखेंगे, चार अलग अलग राइटर्स के। सबसे पहले किंडल बर्गर का व्यू देखेंगे, फिर रॉल प्रेबिश का, देन प्रेबिश के व्यू को एक्सटेंशन दिया है, उसको डिपेंडेंसी थ्योरी बोला गया है, उसको डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हैंस सिंगर का व्यू देखेंगे। तो मेनली हम लोग तीन व्यू देखेंगे, किंडल बर्गर, रोल प्रेबिश और हैंस सिंगर। इन तीनों ने क्या रीजन दिए हैं कि डेवलप कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री के बीच में जो फॉरेन ट्रेड होता है उससे सिर्फ डेवलप कंट्री को फायदा होता है। उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। देखिए, जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर डेवलप कंट्रीज जो होती हैं, जो इंडस्ट्रियल गुड बनाती हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड गुड बनाती हैं, जो इंडस्ट्रियल गुड बनाती हैं, कैपिटल गुड्स, मशीनरी वगैरह, और जो अंडर डेवलप कंट्री होती हैं वो बेसिकली प्राइमरी गुड्स बनाती हैं। आपकी फूड आइटम्स हो गई, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, फूड आइटम्स प्रोड्यूस करती हैं। अगर इन दोनों के बीच में अगर फॉरेन ट्रेड होता है तो सिर्फ इससे किसको फायदा होता है, डेवलप कंट्रीज को फायदा होता है। ये किसका कहना है, स्ट्रक्चरलिस्ट जो आपके इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना है। तो इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेनेशन दी है वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज डिस्कस कर लूं कि देखिए, जब दो कंट्रीज के बीच में डेवलप नेशन और अंडर डेवलप नेशन जो है, इनके बीच में जो ट्रेड हो रहा है, तो ये स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर्स जो हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा, इन्होंने यही कहा है कि ये जो ट्रेड है इससे किसको फायदा होगा, डेवलप कंट्रीज को फायदा होगा, अंडर डेवलप को फायदा नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, क्यों डेवलप कंट्रीज को ही फायदा होता है? क्योंकि डेवलप कंट्रीज जो है वो इंडस्ट्रियल गुड्स बनाते हैं, मशीनरी हो गई, आपके नई नई टेक्नोलॉजी वाले कैपिटल गुड्स हो गए, और अंडर डेवलप कंट्रीज जो है वो प्राइमरी गुड्स बनाते हैं। प्राइमरी गुड्स मतलब आपके वीट, राइस और फूड आइटम्स बनाते हैं। तो ये जो रीजन है इन दोनों देशों के बीच में जब ट्रेड होता है तो इंडस्ट्रियल डेवलप नेशन को ही फायदा क्यों होता है, अंडर डेवलप को फायदा क्यों नहीं होता? तो रीजन इन्होंने बताया है, रीजन लाई करता है डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। क्या रीजन है? डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। कि ट्रेड की टर्म्स क्या है, आपका जो एक्सपोर्ट का प्राइस है वो इंपोर्ट प्राइस के मुकाबले कितना है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड का क्या मीनिंग होता है? टर्म्स ऑफ ट्रेड का मीनिंग होता है रेट एट विच द गुड्स ऑफ वन कंट्री आर एक्सचेंज्ड विद द अनदर कंट्री। तो किस रेट के ऊपर आप अपने गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हो और किस रेट के ऊपर आपकी गुड्स जो है वो इंपोर्ट हो रही है, इन दोनों का जो रेट होता है उसको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड।
देखिए, जब दो देशों के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है तो साइमल्टेनियसली आप कुछ चीजें खरीद रहे हो और कुछ चीजें बेच रहे हो, तो उसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की बात नहीं करते, उसमें हम लोग इंडेक्स लेके चलते हैं कि टोटल आपका जो एक्सपोर्ट है उसका क्या इंडेक्स आ रहा है और टोटल आपका जो इंपोर्ट है उसका क्या इंडेक्स बन रहा है। तो वो जो रेट है आपकी, उसको लेकर के हम चलेंगे, द रेट एट विच द गुड्स ऑफ वन कंट्री आर एक्सचेंज्ड फॉर द गुड्स ऑफ अनदर कंट्री, और इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए रिलेशन बिटवीन, रेशो की तरह एक्सप्लेन करते हैं हम इसको टर्म्स ऑफ ट्रेड को। सो द रिलेशन बिटवीन एक्सपोर्ट प्राइस डिवाइड बाय इंपोर्ट प्राइस। तो आपका एक्सपोर्ट प्राइस और इंपोर्ट प्राइस क्या आ रहा है टोटल, इसको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। अगर आपका एक्सपोर्ट प्राइस ज्यादा आ रहा है इन रिलेशन टू इंपोर्ट प्राइस तो टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके फेवर में है, और अगर आपका एक्सपोर्ट प्राइस कम है इन रिलेशन टू इंपोर्ट प्राइस तो इसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो किस रेट के ऊपर आप लोग चीजें बेच रहे हो आपस में, तो जब एक कंट्री का एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो ज्यादा होता है इंपोर्ट प्राइस के मुकाबले, टोटल जो आपका प्राइस आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड आर फेवरेबल, और अगर वो कम आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो इसको ये बेस बनाया है इन्होंने टर्म्स ऑफ ट्रेड को। तो सबसे पहले हम जो व्यू है वो देखते हैं, किंडल बर्गर का व्यू, किंडल बर्गर्स व्यू ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सो इसने जो ये व्यू दिया था ये 1943 के अंदर दिया था किंडल बर्गर ने। तो इसका ये कहना है कि किंडल बर्गर ने क्या कहा है कि आप जो कितना प्रपोर्शन जो है आप अपनी इनकम का फूड आइटम के ऊपर स्पेंड करते हो और कितना प्रपोर्शन आप इंडस्ट्रियल आइटम्स के ऊपर स्पेंड करते हो। किसका? इनकम का कितना प्रपोर्शन आप फूड आइटम पे लगाते हो और कितना प्रपोर्शन आप इंडस्ट्रियल आइटम पे लगाते हो। तो इस राइटर का क्या कहना है कि जो जो आपकी इनकम राइज होती है, जैसे जैसे आपकी इनकम राइज होती है तो जो आपका प्रपोर्शन है फूड आइटम के ऊपर वो कम होता चला जाता है। जितनी आपकी इनकम बढ़ रही है उसके मुकाबले आपकी फूड आइटम के ऊपर आपका एक्सपेंसेस उतना नहीं बढ़ता, क्योंकि आप खाना तो उतना ही खाते हो। चाहे आपकी इनकम 1 लाख रुपए बढ़ जाए मान लो आज, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप 2 की बजाय 6 रोटी खाने लग जाओगे। तो फूड आइटम के ऊपर आपका जो प्रपोर्शन है वो कम होता है। मतलब कि जब आपकी इनकम राइज होती है, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो प्रोपोर्शनेटली फूड आइटम्स के ऊपर आपका जो इनकम लगाते हो, जितना आप एक्सपेंड करते हो, खर्चा करते हो फूड आइटम, वो प्रोपोर्शनेटली कम खर्चा होता है, तो प्रोपोर्शन के मुकाबले वो कम हो जाता है। और दूसरा, जब आपकी इनकम राइज होती है तो आपकी जो इंडस्ट्रियल आइटम होती है उसके ऊपर आपका प्रोपोर्शन बढ़ जाता है, क्योंकि जो ही आपकी इनकम बढ़ेगी आप जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं टेक्नोलॉजी वाले उनको यूज करने लग जाते हो। आपको नई कार चाहिए, आपको आरओ चाहिए घर में, फिर आपको माइक्रोवेव ओवन भी चाहिए, आपको वॉशिंग मशीन अच्छी चाहिए। तो जो जो आपकी इनकम बढ़ती है तो प्रोपोर्शनेटली आपका जो एक्सपेंडिचर है इंडस्ट्रियल आइटम के ऊपर वो भी बढ़ता है प्रोपोर्शनेटली, और फूड आइटम के ऊपर वो कम होता है। तो प्रोपोर्शनेटली बात कर रहा हूं मैं। जैसे आपकी इनकम पहले 10,000 थी, अब आपकी इनकम 50,000 हो गई है, तो फूड आइटम के ऊपर आप जितना खर्चा कर रहे हो प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा इनकम के मुकाबले। तो पहले आप मान लो एक महीने में 2,000 रुपए का फूड खाते थे, तो वो इसके मुकाबले कितना हो गया? 20% था। अब वो कम हो जाएगा 50,000 के मुकाबले। क्लियर है? तो वो लगभग आपका 4% ही हुआ। ठीक है, तो वो कम हो जाता है। जबकि आपकी इनकम जब 50,000 हो जाएगी तो आप इंडस्ट्रियल आइटम के ऊपर काफी खर्चा करोगे। आपको मशीनरी चाहिए, माइक्रोवेव ओवन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए। तो जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो जब दो कंट्रीज के बीच में इस तरह का व्यापार हो रहा है, तो ये राइटर क्या कह रहा है कि फूड आइटम के ऊपर तो कम खर्चा होता है, कम प्रपोर्शन रह जाता है, जबकि इंडस्ट्रियल आइटम के ऊपर आपकी जो प्रोपोर्शनली खर्चा है वो बढ़ जाता है। तो जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं वो फूड आइटम बनाती हैं और डेवलप कंट्रीज जो है वो इंडस्ट्रियल आइटम बनाती हैं। तो जब एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, किसी भी कंट्री में जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो वो इंडस्ट्रियल आइटम्स को ज्यादा परचेज करेंगे, ना कि फूड आइटम को। तो अंडर डेवलप कंट्रीज को नुकसान होता है, क्योंकि ज्यादातर तो आइटम इंडस्ट्रियल आइटम ही बिकेंगी। तो इसलिए जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो किसके खिलाफ जाएंगी? अंडर डेवलप कंट्रीज के, क्योंकि फूड आइटम तो लोग कम लेंगे, इंडस्ट्रियल आइटम ज्यादा लेंगे। उससे किसको फायदा होगा? डेवलप नेशन को ज्यादा फायदा होता है, ना कि अंडर डेवलप नेशन को। तो ये थ्योरी बताती है कि जब दो देशों के बीच में ट्रेड हो रहा है और अगर
कोई भी देश इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है तो वो इंडस्ट्रियल आइटम को ज्यादा खरीदता है, उससे टर्म्स ऑफ ट्रेड किसके फेवर में जाते हैं, डेवलप नेशन। दूसरी आपकी थ्योरी है रोल प्रेबिश व्यू ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इस राइटर ने क्या किया है, इस इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, इसने कंट्रीज को, जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी थी, वर्ल्ड इकोनॉमी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला था सेंटर और दूसरा था पेरीफेरी। तो सेंटर जो था उसमें उसने डेवलप नेशन को रखा है सेंटर के अंदर, जो कंट्रीज को सेंटर माना है उनको डेवलप नेशन को माना है, और पेरीफेरी में अंडर डेवलप नेशंस को रखा है। तो इसने पूरी की वर्ल्ड इकोनॉमी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डेवलप नेशंस और अंडर डेवलप नेशन। डेवलप को इसने सेंटर माना है, अंडर डेवलप को इसने पेरीफेरी माना है। अब सेंटर में कौन आता है, सेंटर में वो नेशन आएंगे जो इंडस्ट्रियल गुड्स बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं पेरीफेरी वालों को। तो पेरीफेरी में कौन से नेशन आएंगे, जो प्राइमरी गुड्स बनाते हैं। प्राइमरी गुड्स कौन से होते हैं, जैसे फूड आइटम्स हो गई, आपकी व्हीट हो गया, राइस हो गया, फूड आइटम्स जो बनाते हैं। और ये लोग किसको प्राइमरी गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, सेंटर को। सेंटर में क्या आता है, इंडस्ट्रियल गुड्स बनाते हैं जो, और ये किसको एक्सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स, पेरीफेरी नेशन को। क्लियर। अब बात ये आती है कि इन दोनों के अलग अलग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए, दो तरह के नेशन हैं, सेंटर नेशन और पेरीफेरी नेशन। पेरीफेरी नेशन जो है वो प्राइमरी गुड्स बनाते हैं और किसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, सेंटर नेशन को। सेंटर जो नेशन है वो क्या बनाते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स बनाते हैं और किसको दे देते हैं, दे आर एक्सपोर्टिंग इट टू पेरीफेरी नेशन। अब होता क्या है, देखिए पेरीफेरी नेशंस जो है वो प्राइमरी गुड्स बनाते हैं। प्राइमरी गुड्स में क्या आता है, आपका व्हीट हो गया, राइस हो गया, जो भी आपकी फसलें हैं, जो भी आपके फूड्स हैं, फूड आइटम्स जो है, तो ये कौन बनाता है, फार्मर्स बनाते हैं। फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं इनको। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पेरीफेरी नेशन की, कि फार्मर्स जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि इनकी कोई बड़ी यूनियन नहीं होती, और इसके अंदर लेबर जो है वो बड़ी चीप होती है और काफी मात्रा में अवेलेबल होती है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हमारे देश के अंदर। तो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से लेबर काफी आपको चीप मिल जाती है और पॉवर्टी भी होती है। तो अगर जो फार्मर जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर मान लो ज्यादा प्रोडक्शन भी कर लेता है, तो ज्यादा प्रोडक्शन करने के बाद भी, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं है, अभी भी देखो एमएसपी का पंगा चल रहा है, तो वो इतना ऑर्गेनाइज नहीं है। अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन कर भी लेता है तो उसको, क्योंकि लेबर बहुत चीपली अवेलेबल है उसको, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है इसको, वो तभी बिकेगा जब वो कम रेट के ऊपर बिकेगा, लेस प्राइस। तो अगर फार्मर के पास ज्यादा प्रोडक्शन हो गया है तो वो उसको लेस प्राइस पे बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं है, इतना वो शक्तिशाली नहीं है कि वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को ज्यादा दाम पे बेच ले। तो ये पेरीफेरी की प्रॉब्लम है कि फार्मर्स जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, लेबर जो है वो काफी चीप है, और अगर वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर भी लेता है तो उसको वो लेस प्राइस के ऊपर ही बेचना पड़ेगा, किसको, इन डेवलप नेशंस को। और इधर अगर सेंटर की बात करें, अगर सेंटर की बात करें, सेंटर के अंदर कौन से नेशन आते हैं, डेवलप। ये क्या बनाते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स। तो इंडस्ट्रियल गुड्स जो बनाते हैं, इनकी जो मजदूर जो बनाते हैं, वर्कर्स जो होते हैं, ये काफी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जो मजदूरों की यूनियन होती है वो काफी ऑर्गेनाइज्ड होती है, काफी स्ट्रांग होती है, और इनकी इंडस्ट्री भी ऑर्गेनाइज्ड होती है, पूरा एक सिस्टम है इंडस्ट्री का। तो अगर इनकी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करने से इन्होंने अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ा लिया है, तो इस बढ़े हुए प्रोडक्शन पे जो फायदा हुआ है, जो प्रॉफिट आया है, वो कौन बांट लेगा, वो एक तो वर्कर बांट लेंगे, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड इतने हैं कि वो बोनस मांगते हैं, वो एक्स्ट्रा इनकम मांगते हैं, वो ले लेंगे। और दूसरा ये कि ये जो इंडस्ट्रियल गुड के जो मालिक होते हैं, जो इसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, जो कंपनी का जो मालिक है, शेयर होल्डर्स, वो इस प्रॉफिट को खा जाएंगे। तो आपको ये जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है ये कम दाम पे नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है वो कौन ले जाएगा, वर्कर और मालिक। तो इंडस्ट्रियल गुड्स जो है उनका प्राइस सेम रहता है। इस तरह हमने देखा था कि फार्मर अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करता है, तो फार्मर अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेगा तो उसको कम दाम पे ही बेचना पड़ेगा अपना प्रोडक्शन, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं है और लेबर काफी चीप अवेलेबल है उसको, तो वो कम दाम के ऊपर डेवलप नेशन को बेच सकता है, अदरवाइज वो नहीं बिकेगा। बट अगर
इंडस्ट्रियल गुड वाले नेशन जो है वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हैं तो वो सेम रेट के ऊपर ही बेचते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड भी अच्छी है और वो काफी ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो इसलिए सिचुएशन जो है वो अल्टीमेटली ये हो जाती है कि जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उसका अगर आप देखोगे तो प्राइस सेम रहेगा, जबकि जो प्राइमरी गुड्स है उसका अगर ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है तो उसका प्राइस कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली टर्म ऑफ ट्रेड की अगर बात करें तो वो किसकी फेवर में जा रहा है, इंडस्ट्रियल गुड की फेवर में जा रहा है, मतलब उनका प्राइस ज्यादा है। तो टर्म ऑफ ट्रेड आर मोर फेवरेबल फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज इन कंपैरिजन टू द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को क्या करना चाहिए, दे शुड इम्पोज ऑल टाइप ऑफ ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर उनको लगाने चाहिए with the developed countries. So this was the explanation given by Roel Prebisch. अब इसी जो रोल प्रेबिश ने जो अपना व्यू दिया है उसी को आगे एक्सटेंड किया है, दैट इज नोन एज डिपेंडेंसी थ्योरी। एक्सटेंशन ऑफ प्रेबिश व्यू क्या है कि आपका जो 1960s के अंदर जो इकोनॉमिक कमीशन ऑफ फॉर लैटिन अमेरिका जो था, एक कमीशन बना हुआ था, इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका। इसके अंदर जो इकोनॉमिस्ट थे इस कमीशन के अंदर, उन्होंने एक नया व्यू दिया 1960s के अंदर, और वो प्रेबिश का जो व्यू था जो पीछे हमने डिस्कस किया है उसी का एक्सटेंशन पार्ट है, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया है, दैट इज नोन एज डिपेंडेंसी थ्योरी। तो ये व्यू क्या कहता है कि जब अंडर डेवलप कंट्री जो है वो ट्रेड करता है डेवलप कंट्री के साथ तो डेवलप कंट्री को ज्यादा फायदा होता है। बट इससे भी आगे इन्होंने एक बात कही है कि जो डेवलप कंट्री है वो किस चीज को देता है, इंडस्ट्रियल गुड्स को वो प्रोड्यूस करता है, कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी वाले आइटम को किनको देता है, अंडर डेवलप कंट्री। अंडर डेवलप कंट्री जो है वो डिपेंड हो जाती है किसके ऊपर, डेवलप कंट्री के ऊपर। तो अगर दो कंट्रीज आपस में इस तरह का ट्रेड कर रही हैं तो अंडर डेवलप कंट्री तो प्राइमरी गुड्स दे रहा है बस, और ये डेवलप कंट्री जो है ये इंडस्ट्रियल आइटम्स बेच रही हैं। तो अंडर डेवलप कंट्री के अंदर जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट होती है वो एक डिपेंडेंट डेवलपमेंट है, मतलब अंडर डेवलप कंट्री किसके ऊपर डिपेंड हो गई है, डेवलप कंट्री के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये क्या दे रहे हैं, मशीनरी हो गया, कैपिटल गुड्स हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, नए नए स्किल्स हो गए। तो ये अंडर डेवलप कंट्री के अंदर अगर थोड़ी बहुत डेवलपमेंट भी हुई है तो वो किसके कारण हुई है, क्योंकि डेवलप कंट्री ने उनको मशीनरी और टेक्नोलॉजी दी है। तो अगर थोड़ी बहुत डेवलपमेंट भी हुई है वो एक डिपेंडेंट डेवलपमेंट है, क्लियर है। तो अंडर डेवलप कंट्री अगर डिपेंड रहता है रिच कंट्रीज के ऊपर फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स तो इनकी खुद की जो डेवलपमेंट है वो नहीं होगी, क्योंकि ये खुद की कभी फैक्ट्री लगा ही नहीं पाएंगे। ये तो बनी बनाई क्या ले रहे हैं, बनी बनाई मशीन, बने बनाए सॉफ्टवेयर कहां से मिल रहे हैं उनको, डेवलप कंट्री से। अगर इंडिया की भी आप बात करो तो इंडिया के अंदर अगर आप शुरू की अगर बात करो, अब तो चलो हम खुद बना रहे हैं, तो स्टार्टिंग के अंदर आप सॉफ्टवेयर है, जितनी भी आपकी कारें हैं, जो भी मोटरसाइकिल है, मोबाइल है, सारे बाहर से आ रहे थे, तो सारी की सारी टेक्नोलॉजी उन्हीं की है। तो इस तरह की डेवलपमेंट को हम बोलते हैं डिपेंडेंट डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट जो है पुअर कंट्री की, जो अंडर डेवलप कंट्री की गवर्नमेंट जो है, उनको इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए कि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डेवलप करें और रिच कंट्री जो है उनसे उनको बचा के रखें, ज्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंट ना बने। जैसे मेक इन इंडिया है कि हम लोग खुद बनाएं ना कि डिपेंडेंट रहे। तो दैट इज आल्सो ए गुड थ्योरी कि जब दो नेशन आपस में ट्रेड करते हैं तो जो डेवलपमेंट होती है थोड़ी बहुत अंडर डेवलप कंट्री में वो एक डिपेंडेंट डेवलपमेंट होती है। तो इससे कैसे बचा जाएगा कि आप डेवलप कंट्री के ऊपर ज्यादा डिपेंड ना रहें, अपना खुद की एक इंडस्ट्री बनाएं, खुद की डेवलपमेंट करें ताकि आपको भी फायदा हो। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपका लास्ट जो आपकी थ्योरी है वो है हैंस सिंगर व्यूज ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हैंस सिंगर्स व्यू, तो हैंस सिंगर भी एक इकोनॉमिस्ट हुआ है, तो 1950s के अंदर इसने अपना व्यू दिया है और इसने ये कहा था कि जो जब अंडर डेवलप कंट्री और डेवलप कंट्री के बीच में जब ट्रेड होता है तो ज्यादा फायदा डेवलप कंट्री को होता है, अंडर डेवलप कंट्री को फायदा नहीं होता। इसलिए अंडर डेवलप कंट्री को अपना कम ट्रेड करना चाहिए डेवलप कंट्री के साथ, क्योंकि नुकसान किसको हो रहा है, अंडर डेवलप कंट्री को। तो इसने क्या एक्सप्लेनेशन दी है उसको समझते हैं। इसने क्या किया, जो वर्ल्ड की सारे नेशंस थे उनका ट्रेड डेटा को इसने एनालाइज किया
ही एनालाइज द डेटा, ट्रेड डेटा जो था पूरे के पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का, वर्ल्ड के जितने भी नेशन थे उनके जितने भी ट्रेड डेटा थे उन सबको इसने एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद इसने ये देखा कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड थी, जो ट्रेड की शर्तें हैं, वो ज्यादा किसके फेवर में थी, डेवलप नेशन, क्योंकि डेवलप नेशन जो है वो इंडस्ट्रियल गुड्स बनाते हैं, और अंडर डेवलप नेशन है उनको नुकसान होता है क्योंकि ये प्राइमरी गुड्स बनाते हैं। तो ज्यादा फेवर में किसके आ रहा है, जब भी दो देशों के बीच में ट्रेड होता है तो डेवलप कंट्री को ज्यादा फायदा होता है। इसके पीछे इसने क्या तर्क दिया है, इसने कहा है कि डेवलप कंट्रीज को क्यों ज्यादा फायदा होता है, वो दो वजह से होता है। एक तो प्राइस इलास्टिसिटी और दूसरा इनकम इलास्टिसिटी। इसको हम देखेंगे अभी, प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर कि डिमांड की एक प्राइस इलास्टिसिटी होती है और एक इनकम इलास्टिसिटी होती है। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड उसके प्राइस के बढ़ने पे कम या ज्यादा होती है या नहीं होती, या फिर उसकी इनकम बढ़ने से कम या ज्यादा होती है या नहीं होती, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोनों कंट्रीज की देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये क्या कह रहा है कि दो कंट्रीज में आपने, इसने हैंस सिंगर ने इकोनॉमी को दो कंट्री में, दो भागों में डिवाइड कर दिया था कंट्रीज को। पहला था अंडर डेवलप कंट्रीज और दूसरी कंट्रीज कौन सी थी, डेवलप कंट्रीज। तो अंडर डेवलप कंट्रीज जो है वो प्राइमरी गुड्स बनाती है, डेवलप कंट्रीज जो है वो इंडस्ट्रियल गुड्स बनाती है। तो अब इन दोनों की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखते हैं हम। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आपकी प्राइमरी गुड्स जो होते हैं, जिसको हम एग्रीकल्चरल गुड्स भी बोलते हैं, इनकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो लेस प्राइस इलास्टिक होती है, लेस प्राइस इलास्टिक, मतलब उसकी इलास्टिसिटी कम होती है। इसका मतलब कि अगर प्राइमरी गुड्स के अंदर अगर आप प्राइस भी कम कर दोगे तो उनकी डिमांड ज्यादा नहीं बढ़ेगी। एग्रीकल्चर गुड्स जो हैं इनका प्राइस अगर आप कम कर दोगे तो भी डिमांड जो है प्रोपोर्शनेटली ज्यादा नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस कम हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुगना खाने लग जाएंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी कम होती है किसकी, प्राइमरी गुड्स की। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ प्राइमरी गुड्स इज लेस। और दूसरी ओर अगर आप इंडस्ट्रियल गुड की बात करो, आपकी मशीनरी है, आपके लैपटॉप है, आपके कैपिटल गुड्स आइटम है, टेक्नोलॉजी वाली आइटम है, उनकी प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। तो दे आर मोर प्राइस इलास्टिक। इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर थोड़ा सा भी प्राइस उनका कम हो जाए तो उनकी डिमांड काफी बढ़ जाएगी। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो प्राइमरी गुड्स की है वो कम होती है, जबकि इंडस्ट्रियल गुड्स की प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। ये भी एक कारण होता है कि उनकी डिमांड एकदम बढ़ जाती है जैसे ही आपकी प्राइस कम हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी की, कि इनकम में चेंज आने से डिमांड में क्या चेंज आएगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर आप प्राइमरी गुड्स की बात करें और फिर हम देखेंगे इंडस्ट्रियल गुड्स की। इंडस्ट्रियल गुड्स कौन बनाते हैं, डेवलप नेशन, और प्राइमरी गुड्स कौन बनाते हैं, अंडर डेवलप नेशन। तो प्राइमरी गुड्स की अगर आप इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखें तो वो ज्यादा होती है इंडस्ट्रियल गुड के मामले में। तो इंडस्ट्रियल गुड की जो इनकम इलास्टिसिटी होती है, दे आर मोर इनकम इलास्टिक, मतलब जैसे ही आपकी इनकम में चेंज आएगा तो आपका इंडस्ट्रियल गुड की जो डिमांड है उसमें प्रोपोर्शनेटली ज्यादा चेंज आएगा। तो आपकी इनकम बढ़ते ही आप क्या करोगे, इंडस्ट्रियल गुड की डिमांड ज्यादा करोगे, जबकि प्राइमरी गुड्स की जो इनकम इलास्टिसिटी होती है वो लेस होती है, लेस इनकम इलास्टिक। मतलब जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी तो प्राइमरी गुड्स के अंदर की जो डिमांड है वो प्रोपोर्शनेटली उतनी नहीं होगी बल्कि कम होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप ज्यादा रोटियां खाने लग जाओगे या ज्यादा गेहूं या राइस खाने लग जाओगे, तो वो कम होती है। तो ये दो रीजन है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि
किसकी फेवर में रहता है, वो इंडस्ट्रियल गुड की फेवर में रहता है, क्योंकि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी आप क्या करोगे, इंडस्ट्रियल गुड ज्यादा डिमांड करोगे, और जैसे ही प्राइस कम होगा तो आप इंडस्ट्रियल गुड्स ज्यादा खरीदोगे। तो ये भी एक रीजन है कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट की अगर बात करें, फॉरेन ट्रेड अगर दो कंट्रीज के बीच में होता है तो इनको हम डेवलप नेशन के फेवर में ज्यादा जाता है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं और उसकी इनकम इलास्टिसिटी जो है वो ज्यादा होती है, प्राइस इलास्टिसिटी भी उनकी ज्यादा होती है। तो दीज वर द रीजंस। तो अगर आप देखेंगे तो अभी हमने जो ट्रेविस का व्यू किया था और एक हमने जो अभी हैंस सिंगर का व्यू किया था, ये दोनों व्यू सेम ही बातें कहते हैं। तो इन दोनों को हम ज्वाइंटली कह सकते हैं ट्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आप ट्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको दोनों को एक्सप्लेन करना है। तो सिंगर ने जहां पे प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी के थ्रू समझाया था, वहीं ट्रेविस जो है उसने एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश की। उसने क्या कहा, उसने ये बताया कि जो आपका दो नेशन है, जो आपके पेरीफेरी नेशन और सेंटर नेशन है, ये आपस में डील करते हैं, किस तरह से उनको कम या ज्यादा प्राइस पे बेचना पड़ता है। तो जो आपके सेंटर जो है वो इंडस्ट्रियल गुड बेचता है तो उसका प्राइस सेम ही रहता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और पेरिफेरी जो नेशन होते हैं वो प्राइमरी गुड बेचते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं होते, इसलिए उनको कम दामों पे बेचना पड़ता है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को। तो ये हमने तीन व्यू मेनली किए हैं, इसका किंडलबर्गर का और रॉल प्रेविस का और हैंस सिंगर का। इन तीनों ने यही बताने की कोशिश की है कि जब दो कंट्रीज के बीच में फॉरेन ट्रेड होता है और उसमें एक कंट्री अंडर डेवलप है और दूसरी कंट्री डेवलप है, तो किसको ज्यादा फायदा होता है, वो फायदा डेवलप नेशन को ज्यादा होता है। तो इसलिए स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू क्या कहता है कि जो अंडर डेवलप नेशन है उनको थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ज्यादा फॉरेन ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छी नहीं है, वो प्राइमरी गुड्स बनाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।